नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल तलफ़ुज़ में आप स्वागत है। आज हम जिस ख़ास बात को लेकर बातचीत करेंगे वो गलतियां हैं जिनको अक्सर आप स्क्रिप्टिंग लिखते वक्त या बोलते वक्त करते हैं। मसलन एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि आप फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं, कॉमा कहाँ लगाते हैं और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उससे पूरा मायना उसका बदल जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण जो आपने सुना भी होगा कई बार, रोको मत जाने दो। अब इसमें बोलते वक्त या फिर लिखते वक्त रोको पर हमने कॉमा लगाया और वहीं पर अगर हमने बोलते वक्त पॉज दिया तो ये हुआ रोको मत जाने दो, यानी कि हमें किसी चीज़ को रोकना है, उसे जाने नहीं देना है, उसको जाने के लिए मना करना है। लेकिन यही पॉज या फिर कॉमा हमने गलत जगह पर लगा दिया, रोको मत यहाँ लगाया अगर हमने मत के बाद, तो इसका मतलब होता है रोको मत जाने दो। तो वहाँ कॉमा लगाने से या हल्का सा भी थोड़ा सा पॉज देने से उसका मायना बदल गया, यानी कि रोको मत उसे जाने दो। तो जो करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, उसमें बहुत मायने रखता है कि आज जो आप लिख रहे हैं उसमें कहाँ पर कॉमा लगना है, कहाँ पर कौन सा शब्द इस्तेमाल होना है, हमें किस तरह से उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। तो मैं कुछ आज स्क्रिप्ट्स लेकर आया हूँ, मेरे साथ में वो स्क्रिप्ट्स हैं, मैं उसमें वो गलतियाँ आपको बताने की कोशिश करूँगा जो अक्सर लोग लिखते या बोलते वक्त करते हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स की हैं जिनको मैं, जो शुरुआती दौर में मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, जिनको मैंने पढ़ाया। तो मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ इन चीज़ों को बताना चाहूँगा ताकि आप इसको आसान तरीके से समझ सकें। मसलन ये वैसी गलतियां हैं जो आपको लगता है कि सही लिखा है, लेकिन जब मैं आपको इसकी डिटेलिंग बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की गलतियां क्यों नहीं करनी चाहिए और मायने क्यों इससे बदल जाते हैं। मसलन एक लाइन में आपको पढ़ के बताता हूँ। लॉकडाउन में आमजन से भरपूर सहयोग मिला। इसके बाद लिखा है डीडवाना अतिरिक्त कलेक्टर, जो लिखा है वो पहले मैं आपको बताता हूं, फिर जो सही करना है वो मैं आपको बताऊंगा। डीडवाना अतिरिक्त जिला कलेक्टर आरएएस प्रभातीलाल जाट ने संस्थाओं और भामाशाहों को मदद के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सुना आपने? वापस बोलता हूं। डीडवाना अतिरिक्त जिला कलेक्टर आरएएस प्रभातीलाल जाट ने संस्थाओं और भामाशाहों को मदद करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अब इसमें गलतियां आपको मैं बताता हूं। डीडवाना अतिरिक्त जिला कलेक्टर, यहां तक ठीक है। आरएएस प्रभातीलाल, देखिए आरएएस अगर आपने लिखा है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि वो आरएएस कैडर का है, इसीलिए वो अतिरिक्त जिला कलेक्टर है, तो इसलिए आपको यहां लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो आरएएस है। यहां लिखे सिर्फ डीडवाना अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभातीलाल जाट ने, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ना लिखें तो भी उसके मायने हमें, उसके पूरे सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र होता है जिससे उसके बारे में पता चलता है। मसलन अगला कुछ और ऐसे शब्द, इंडियन रेलवे ने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट की स्थापना की गई है। ये ऐसी गलती है जो अक्सर जो शुरुआती दौर में जब हम पत्रकारिता में आते हैं तो होता है। इंडियन रेलवे ने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट की स्थापना की गई है, अगर हम यहाँ ने लगा रहे हैं तो की गई है नहीं आएगा। अगर हम इसे लिखते हैं इंडियन रेलवे विभाग ने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट की स्थापना की है, तो यहां गई की जरूरत नहीं है, ने आया तो है आएगा। अगर हम लिखते हैं गई है तो यहां लिखा आएगा इंडियन रेलवे विभाग की तरफ से बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट की स्थापना की गई है। ये छोटे छोटे शब्दों की गलतियां हैं। होता क्या है कि जब एंकर इनको पढ़ते हैं तो वो शुरुआत से जो सेंटेंस का विन्यास होता है उसके हिसाब से अगर वो ख़त्म नहीं होता तो उनको पढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि सेंटेंस बनानी और वो फंबल कर जाते हैं। अब एक शब्द है, वाक्य बताता हूं मैं आपको। दोनों अधिकारियों को माला और साफा पहनाकर उनको विदाई दी गई। इसको मैं सही करके बताता हूं आपको, गलती क्या है वो भी बताता हूं। दोनों अधिकारियों को माला और साफा पहनाकर विदाई दी गई। उससे पहले उनको की ज़रूरत नहीं है वापस, क्योंकि हम कह रहे हैं दोनों अधिकारियों, तो वापस उनको बताने की ज़रूरत नहीं कि उनको। तो ये सही सेंटेंस तो होगा दोनों अधिकारियों को माला और साफा पहनाकर विदाई दी गई, ना कि दोनों अधिकारियों को माला और साफा पहनाकर उनको विदाई दी गई। ये रेपिटेशंस होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। और मैं कुछ आपको सेंटेंस बताता हूँ। एक एथिक्स हम जब पढ़ते हैं, पत्रकारिता के क्या रूल्स होते हैं, क्या उसके हमें धर्म हैं, उनको नियम हैं, उनको पालन करना चाहिए। ऐसे में
जब भी कोई ऐसा संदिग्ध मामला हो जिसमें किसी की मानहानि हो, मान लीजिए कोई अपहरण का मामला हुआ, किसी नाबालिग का कोई मामला हुआ, किसी युवती से छेड़छाड़ या फिर उससे बलात्कार का कोई मामला हुआ, तो ऐसे में हम ये कोशिश करते हैं कि उनके नाम और उनके पते के बारे में कोई जानकारी हम स्पष्ट तौर पर ना दें। उनको हम ऐसा भी ना लिखें कि ये पता चले कि वो उनकी कोई पहचान उजागर हो पाए, तो हर तथ्य को हमको छिपाना पड़ता है। ये रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश हैं। तो जैसे ये मैं आपको बताता हूँ, मैं हालांकि इसमें कुछ और नाम का इस्तेमाल करूँगा, ये अलग नाम होगा आपको उदाहरण के लिए, लेकिन हम इस तरह से इन नामों का इस्तेमाल ना करें। जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स को काबू करने के लिए पुलिस को मजबूरन इस शख्स को दीवार पर जंजीर से बांधना पड़ा। सबसे पहली बात तो ये कि जंजीर से बांधना पड़ा काफ़ी है। दीवार से बांधा, पलंग से बांधा, कहाँ से बांधा, इसकी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीवी में हम चीज़ों को दिखाते भी हैं। जंजीर से बांधना पड़ा। अब उसके बाद जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ख़ास बात आगे है। दरअसल इस व्यक्ति का नाम उसने जो लिखा वो मैं आपको बताता हूँ, दिनेश है। इसकी माँ, फिर उसने नाम लिखा रुक्मणी देवी की 3 दिन पहले मौत हो चुकी थी। घर से बदबू आने पर पुलिसकर्मियों, निगम के कर्मचारियों को सूचित किया गया। अब देखिए, ये मामला ऐसा है कि इसमें एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के बारे में कहा गया है। उनके लिए भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है जिसमें वो नहीं पता, वो नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में हम कोशिश करें कि उनकी पहचान उजागर ना हो। हमें अगर मदद की ज़रूरत है तो हम उस मदद को किसी और तरीके से पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब हम उनके या उनके परिवार के बारे में इस तरह की कोई जानकारी देते हैं तो उस परिवार के दूसरे सदस्यों को इसकी वजह से कई दूसरे हालात का सामना करना पड़ता है। तो पहली बात तो हम इसमें नाम ना दें उसका, न उनकी माँ का नाम दें, और दूसरी बात, हम बिल्कुल एग्जैक्ट उनका लोकेशन ना दें। हमें प्रशासन को ये बात पहुंचानी है, प्रशासन तक हम ये बात पहुंचाएं कि भाई इस तरह का एक परिवार है जिसको मदद की ज़रूरत है। तो वो अगर इसमें जानकारी उन तक सीधे तौर पर पहुंचाई जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया। और ऐसे में अगर आपके पास कोई विजुअल्स भी हैं तो आप कोशिश करें कि उन विजुअल्स को भी ब्लर करें। ब्लर मीन्स उनके चेहरे को छिपा दें, कोशिश करें कि वो चेहरा ना दिखे। एडिटिंग जो होती है, वीडियो एडिटिंग, उसमें आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और शब्द है जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, द्वारा। द्वारा के कई विकल्प हो सकते हैं, की तरफ से इस्तेमाल हो सकते हैं, से, का, इस तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। मसलन एक शब्द है तत्काल अधिकारियों की तरफ से, ये सही है, लोग इसको लिखते हैं तत्काल अधिकारियों द्वारा। द्वारा शब्द को हम बोलचाल की भाषा में भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हम इसके विकल्प के तौर पर की तरफ से, या वो सेंटेंस में क्या ज़रूरत है उसका कोई विकल्प हम इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ऐसा ही एक और स्क्रिप्ट मेरे पास है। ये काम सुबह, जो इसमें लिखा मैं आपको बताता हूँ, ये काम शुक्रवार पूर्वाह्न पहुंचकर किया गया। अब देखिए, पूर्वाह्न, अपराह्न, ये जो हम शब्द हैं ये भी हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रिंट में ज़रूर अभी भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टीवी में हम पूर्वाह्न और अपराह्न को, पूर्वाह्न को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुबह लिख दें और अपराह्न को हम दोपहर लिखें। लेकिन पूर्वाह्न और अपराह्न लिखने से जो आप कहना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक इंटरप्शन पैदा होता है। एक शब्द और, एवं। एवं शब्द के लिए देखिए एक नियम है, एवं का एक ही विकल्प है और, लेकिन इसके लिए एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जहां हम इसको बदल नहीं सकते, जिसे हम एवं के तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे। वो है किसी डिपार्टमेंट का नाम या फिर कोई डिजिग्नेशन। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि 2 डिपार्टमेंट मिलकर एक डिपार्टमेंट बनता है, जैसे महिला एवं बाल विकास। तो उस विभाग का जो नाम है वो विभाग का नाम वही रहेगा, क्योंकि वो कागज़ों में, जो सरकारी कागज़ हैं उसमें उसको इंगित भी इसी तरह से किया गया है। तो हम सरकारी कागज़ में जो इंदिराज भाषा है उसको हम बदल नहीं सकते। तो विभाग का नाम हमें नहीं बदलना है, उसमें एवं को और, व, तथा, ये नहीं करना, उसे हम एवं ही रखेंगे। इसी तरह उसका कोई अधिकारी हो, उसमें अगर उस विभाग का नाम आ रहा है, जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो उसमें भी हम एवं ही लिखेंगे। इसके अलावा कोई भी सेंटेंस हम बना रहे हैं उसमें एवं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें और का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में और ही इस्तेमाल करते हैं। एक और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं, उसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए कि राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने बाहर आकर पत्रकारों से वार्ता की।
ये इतना मायने नहीं रखता कि बाहर आकर वार्ता की या अंदर रहकर वार्ता की। सिंपल लिखिए इसको, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों से वार्ता की। इसे हम ये नहीं कहना कि दरवाजे पर आकर वार्ता की, गेट पर वार्ता की, बाहर आकर वार्ता की, अंदर आकर वार्ता की। हाँ, वार्ता करते वक्त अगर किसी तरह की कोई और घटना सामने हो जाती है, मान लीजिए अंदर उन्होंने वार्ता की और ये अलाउड नहीं है और वहाँ पर किसी तरह का कोई उनको रुकावट हुई या उनको मना किया गया बात करने के लिए, तो हम इसको स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि प्रतिनिधिमंडल ने अपना ज्ञापन देने के बाद अंदर ही पत्रकारों से वार्ता की और इसको लेकर वहाँ पर उन्हें मना किया गया क्योंकि उसकी वजह से एक नई खबर पैदा हो गई। लेकिन अगर वो रूटीन में कोई काम कर रहे हैं और उसकी वजह से किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मसलन कि मैंने खाना खाया और खाना फिर पेट में चला गया। अंडरस्टूड सी बात है, ऑब्वियस बात है कि हम खाना खाएंगे तो वो पेट में जाएगा। तो हमें इसको इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती है कि वो प्रक्रिया का हिस्सा होती है कि उसके बाद कैसा होगा और कैसा होता आया है। एक और शब्द जिसे हम कई बार गलत इस्तेमाल करते हैं, विगत। जैसे एक सेंटेंस है, छात्रों की विगत 4 माह की फीस माफ़ किए जाने समेत कई मांगे रखी गई। अब इसको हम और भी आसान भाषा में लिख सकते थे। विगत की जगह हम लिख सकते हैं पिछले। छात्रों की पिछले 4 और माह की जगह लिख सकते हैं महीने। पिछले 4 महीने की फीस माफ़ किए जाने समेत कई मांगे रखी गई। कई की जगह हम विभिन्न नहीं लिखेंगे, कई मांगे रखी गई, क्योंकि हम बोलचाल में भी अक्सर इसी तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कुछ और जो मेरे पास शब्द जो हैं, हाँ, एक शब्द है, ये एक दिन में मिले मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। सर्वाधिक की जगह हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है सबसे ज़्यादा। सर्वाधिक नहीं, सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्लिष्ट हिंदी, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, इस तरह की जो मिली जुली भाषा है उसको हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, तो शब्द भी ऐसे ही इस्तेमाल किया जाए। एक और ख़ास बात, जब हम स्क्रिप्ट में कभी कुछ अंकों को लिखते हैं, मान लीजिए 1000 तक जो अंक होते हैं, 4 जो न्यूमेरिक डिजिट होती है, तब तक तो हम उसको समझ लेते हैं। 5 मैक्सिमम हो सकता है जिसे हम समझ लें कि वो अंक क्या है, तो उसको हम देखते ही समझ सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब हम टीवी के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं तो कोशिश करें कि 4 से ज़्यादा अंक अगर कोई आ रहे हैं, किसी संख्या को हम लिखना चाह रहे हैं, 4 अंकों से ज़्यादा बड़ी संख्या को, तो उसे हम बीच बीच में तोड़कर शब्दों का इस्तेमाल करें। मतलब 109157, अगर हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे न्यूमेरिक, तो इसको पढ़ने में एंकर को दिक्कत होगी, वो समझ नहीं पाएगा ये 1 लाख है या 10,000 है या 10 लाख है। तो हम इसको इस तरह से लिखें, एक न्यूमेरिक लिखें, फिर उसके बाद हिंदी में लिखें लाख, फिर उसके बाद हम लिखें उसको 9 को हम चाहे तो न्यूमेरिक में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। 517 को भी हम न्यूमेरिक या गणित में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब बड़े शब्दों को हम तोड़ें लाख या करोड़ या हज़ार में, तो हम उस शब्द को हिंदी में लिखें बीच में, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। वरना उनको हिसाब लगाना पड़ेगा कि असल में लाख है या हज़ार है, तो उसमें उनको समय लगता है और इसकी वजह से स्क्रिप्ट का जो फ्लो होता है वो टूटता है और उस फ्लो को हमको टूटने नहीं देना है। और एक और शब्द देखिए, खाने में कच्ची रोटियां और पानी की दाल खाने पर मरीज़ मजबूर हैं। ये खाने की चीज़ें हैं तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि खाने में, और चूँकि खाना की बात जो है वो आगे भी आ रही है, खाने में कच्ची रोटियां और पानी की दाल खाने पर अगर मरीज़ मजबूर हैं, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, कच्ची रोटियां और पानी की दाल खाने को मजबूर हैं। तो ये शब्द को हम रेपिटेटिव करके सेंटेंस को लंबा करते हैं, थोड़ा सा उसको लेंदी कर देते हैं और उस शब्द को हम कहीं, उस वक्त को हम कहीं और अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है न्यूज़ के लिए, तो उसको कहानी की तरह बहुत ज़्यादा उसमें इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो कि वो ऐसा लगे कि हम किसी को कहानी सुना रहे हैं। वो एक सिंपल इस तरह का नरेशन होना चाहिए कि वो आप एक कंटेंट है जो लोगों तक न्यूज़ के तौर पर पहुंचा रहे हैं। मसलन फिर क्या था, 2 समुदाय के लोग आमने सामने भिड़ गए। अब देखिए क्या होता है, फिर क्या था, सिंपल लिखिए, इसके बाद 2 समुदाय के लोग आमने सामने भिड़ गए। भिड़ंत आमने सामने होगी, अगल बगल में तो होगी नहीं, ऊपर नीचे होगी नहीं, सिंपल। इसके बाद 2 समुदाय भिड़ गए। ज़बरदस्ती हम शब्दों को बोझिल वाक्यों को बोझिल बना देते हैं, जो गैर ज़रूरी शब्द होते हैं उनको इस्तेमाल करके।
आमने सामने की भिड़ंत हो गई। अब देखिए, वाहनों के मामले में मैं मान सकता हूं कि उसमें हम ये दिशा बताना चाह रहे हैं कि किसी ने पीछे से टक्कर मारी या किसी ने आगे से टक्कर मारी या बगल से टक्कर मारी या आमने सामने वाहनों की भिड़ंत हो गई। लेकिन जब लोगों की बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों की भिड़ंत जो होगी वो आमने सामने एक दूसरे के आकर उनके टकराहट होती है, एक दूसरे से विवाद होता है। तो सिंपल इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि उन दोनों के बीच भिड़ंत हो गई। उसमें आमने सामने अगल बगल बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें ऐसी कोई कंडीशन होगी ही नहीं। वाहनों के मामले में, चीज़ों के मामले में चीज़ हो सकती है, लेकिन लोगों के मामले में, भीड़ के मामले में ये भिड़ंत सिंपल होगी। इसमें आमने सामने का कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक शब्द बहुत ज़्यादा गलत लोग देखते हैं, मृतक के शव को वहाँ से ले गए। जिंदे का शव कभी हो नहीं सकता, हमेशा मृतक का शव ही होगा, इसलिए इस्तेमाल करें शव को। अब नाम लिखें उस व्यक्ति का, पदम के शव को, किरण के शव को, मृतक के शव को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक और इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, जब उसकी पुरानी कहानी को बताने लगते हैं तो बताते हैं कि मृतक वहाँ से वहाँ जा रहा था। मृतक नहीं जा रहा था, जिस वक्त वो जा रहा था उस वक्त वो जिंदा था, तो उसके नाम को इस्तेमाल करें। पंकज वहाँ से वहाँ जा रहा था या किरण वहाँ से वहाँ जा रहा था, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद जब आप उसको आगे लिखेंगे तो लिखेंगे किरण के शव को, मृतक के शव को नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ा एक बार ऐसा लगता है कि आप कोई गंभीर बात नहीं कह रहे, कोई मजाकिया बात कह रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करने से बचें। एक और शब्द मेरे सामने है, उस समय तीनों एक साथ बैठकर व्हाट्सएप ग्रुप पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का पोस्ट वायरल कर रहे थे। इसे और इजी करते हैं, उस समय तीनों व्हाट्सएप ग्रुप पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए पोस्ट वायरल कर रहे थे। सिंपल, बैठकर, खड़े होकर, लेटकर, क्या ज़रूरत है उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। असल ये है कि तीनों ने मिलकर वायरल पोस्ट की और उसकी वजह से वो धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहते थे। तो सिंपल इसको लिखें कि तीनों व्हाट्सएप ग्रुप पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए पोस्ट वायरल कर रहे थे। ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल लिखने की कोशिश करें। एक और चीज़, दोनों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी। रंजिश हमेशा पुरानी ही होती है, नई नहीं होती है। किसी के बीच में बहुत पुराना विवाद चला आ रहा है, लंबे समय से उनके बीच में झगड़े चले आ रहे हैं, सिंपल रंजिश है वो, नई या पुरानी रंजिश नहीं। ठीक है, तो इसको सिंपल लिखिए कि उनके बीच रंजिश चली आ रही थी। अब पुरानी है, झगड़ा पुराना है, इसीलिए रंजिश है, तो इसलिए पुरानी रंजिश कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रंजिश लिखें। और कुछ क्या होता है कि कई बार लोग ज्ञापन देते हैं, डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनको ज्ञापन देते हैं और उसमें लिखते हैं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। किसी और की मांगों को लेकर ज्ञापन कभी नहीं सौंपा जाता। लोग जो उससे जुड़े होते हैं, जो उनकी खुद की समस्याएं होती हैं, हमेशा उसी से जुड़े हुए वो ज्ञापन देते हैं। तो इसमें सिंपल लिखिए कि उन्होंने 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अधिकारी को सौंपा। अब अपनी लिखने से आप उस क्या मतलब, उससे अलग क्या, अगर आप अपनी भी नहीं लिखेंगे तो उससे क्या मायना निकलता है। ऑब्वियस यही पता चलता है कि खुद का ही लिखा है, तो फिर अपनी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे हम ज़बरदस्ती इस्तेमाल करते हैं, और कुछ रेपिटेशंस कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। संयुक्त कृषि भवन पहुंचकर अपना पदभार संभाला। पदभार अपना ही संभालेंगे, किसी और का तो संभालेंगे नहीं। ठीक है, अपना ही पदभार संभालेंगे, तो इसमें पदभार संभाला काफ़ी है, अपना पदभार की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद देखिए क्या लिखा, अपना पदभार संभाला, और पदभार संभालने के बाद उन्होंने उस कागज़ पर साइन किए। पदभार संभाला और अपना पदभार संभालने के बाद, वर्ड रिपीट हो रहे हैं। सिंपल, पदभार संभाला और उसके बाद, क्योंकि हमें पता है कि अभी अभी हमने पदभार संभालने की बात की है, तो इस हमको शब्द को वापस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें होती हैं जो स्क्रिप्ट को बहुत ईजी करती हैं।
चीज़ें ऐसे रिपीट करना ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता, इसलिए बार बार उसको बताना पड़ता है। गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 आँखें होती हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय की 1 पूँछ होती है। बहुत ही बचकाना सा लगता है, लेकिन जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, पत्रकारिता की बात करते हैं, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी हमको हमारी स्क्रिप्ट में भी दिखानी पड़ती है। उससे पता चलता है, आप किसी से सीधे नहीं मिलते हैं, आपकी स्क्रिप्ट वहाँ तक जाती है, आपकी स्क्रिप्ट बोली जाती है, तो लोगों तक आपका इंप्रेशन जाता है। तो आप जो लिख रहे हैं वो उसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से लिखें। दूसरा, बीते 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के दौरान ऐसा हुआ। अगर इसी वर्ष में कोई घटना घटी है तो उसमें बीते 5 अगस्त लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखिए 5 अगस्त को। हाँ, पिछले साल की अगर कोई बात है तो हम लिख सकते हैं बीते साल 5 अगस्त को, या फिर 5 अगस्त 2019 को। जो अभी हाल ही में गुजरा है उसके लिए बीते की लिखने की ज़रूरत नहीं है। पता है कि जो हो चुका है वो बीते में हुआ है, और अगर हम उसमें किसी शब्द साल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो रिसेंट जो गुजरा है उसके लिए। तो बीते 5 अगस्त को अयोध्या में ऐसा ऐसा हुआ, इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल लिखिए 5 अगस्त को ऐसा हुआ। तो आदमी समझ जाएगा कि वो जो अभी 5 अगस्त अभी गुजरी है जिसके बारे उसी के बारे में बात की रही है, वो उसको 2019 या 2018 नहीं समझेगा, क्यों? उससे पता है कि अगर ऐसा है तो आप उसमें उसका जिक्र करेंगे 5 अगस्त 2019 को या फिर बीते साल 5 अगस्त को, तो उससे आप समझेंगे। ये तरीका है उसको लिखने का, किसी भी तारीख वगैरह को। और जिस तरह से, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी कुछ और स्क्रिप्ट्स मेरे पास हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही वीडियो में इन सारी चीज़ों को अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। स्क्रिप्ट को लेकर और किस तरह की गलतियां आप करते रहे हैं, कैसे उन्हें सुधारा जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको लगता ही नहीं है कि ये कोई गलतियां हैं, लेकिन जब हम उनको प्रोफेशनली जब हम उनको देखते हैं तो हमें पता पड़ता है। और जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि इसमें ऐसा और सुधार किया जा सकता है। तो अगर आपकी भी इस तरह की कोई गलतियां हैं जिनको आप सुधारना चाहते हैं, आप मुझे अपनी स्क्रिप्ट भेज सकते हैं। चाहे तो आप अपना जो कमेंट बॉक्स है उसमें उस स्क्रिप्ट को आप फ़ोटो खींच कर डाल सकते हैं, खुद टाइप करके लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं ऐसी और कुछ गलतियों के बारे में आपको बताऊंगा जो स्क्रिप्ट में आपके बहुत सुधार ला सकते हैं आप, जिससे और उनको जानकर आपको भी लगेगा कि लिखने की शैली कितनी प्रभावशाली और कितनी अच्छी कैसे की जा सकती है, और उसके लिए कौन सी बेसिक नीड्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, आप ऐसे ही वीडियोज़ को और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उससे पहले सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो आगे बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक उसकी जानकारी अपने आप पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।